गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 13 अगस्त के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या कोई भी खबर हमारी क्लास से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम थीम भी बताएं और साथ में ही जो भी करंट न्यूज़ हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो पुरानी बातें हैं उसको भी आपको रिमाइंड कराते हुए चलें। आपको स्लाइड के फॉर्मेट में दिखता है, लेकिन उसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आज है खास हमारे पास आपके लिए। वॉरेन बफेट ने कहा कि जोखिम तब होता है जब आपको ये पता ही नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो। यानी कि अगर आप क्लियर हो, आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है कि आपको यही काम करना है, तब जोखिम कैसा। क्योंकि जब हम क्लियर होते हैं और हमें पता होता है कि हम ये काम कर रहे हैं और हमें ये भी पता होता है कि हम इस काम को इस तरीके से करेंगे, तो हमें जोखिम का डर नहीं होता है कि कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमारे फेवर में नहीं होगा। अगर आप क्लियर हो, फोकस्ड हो और आपको पता है कि इस आपका जो काम है आपको किस तरीके से करना है, तो आपके मन में कभी भी डर का जो भाव है वो पैदा ही नहीं हो सकता। तो इसी विचारधारा के साथ में इनके बातों को, इनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, जिसको हर साल 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार भी 13 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंडर्स दिवस है ये। तो जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, यानी कि अपने सभी कामों के लिए लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक। क्या नाम है? लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक। इस संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जिसके संस्थापक कौन है? तो DR कैंपबेल इसके संस्थापक हैं। क्लियर? और नेक्स्ट बात कर, देखिए यहाँ पर बात हो रही है विश्व ऑर्गन दिवस के बारे में, जिसको 13 अगस्त को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस या नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हम मनाते हैं 27 नवंबर को। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो आंसर होगा 27 नवंबर, और अगर वर्ल्ड लेवल पर आता है तो उसका आंसर होगा 13 अगस्त। क्लियर? क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया के लोग अवेयर हों और अपने अंगों का दान कर सकें स्वेच्छा से। इसलिए दान करें जिससे कि जिन व्यक्तियों को जरूरत है उन अंगों की, उन तक वो चीज पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए अगर अंग डोनेट किया जाएगा तो उसका ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। तो सबसे पहले वो चिकित्सक या डॉक्टर कौन थे जिनके द्वारा ट्रांसप्लांट किया गया था? तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया था किडनी का। जीन हैम्बरबर्ग एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उनके द्वारा। कहाँ पर किया गया था? पेरिस में किया गया था 1953 में। और इन्होंने सबसे पहले एक माँ से उसके 16 साल के बच्चे में किडनी का ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है। लेकिन जो सक्सेसफुल किया गया था गुर्दे का ट्रांसप्लांट, वो किया गया था 1954 में अमेरिका में जोसेफ मरे के द्वारा। डॉक्टर थे जोसेफ मरे, उनके द्वारा ट्रांसप्लांट किया गया था गुर्दे का, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। और इसी वजह से 1990 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस या नेशनल लाइब्रेरियन डे के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त में मनाया जाता है भारत में। ये S.R. रंगनाथन जी का जो बर्थ डेट है उस दिन मनाया जाता है। S रंगनाथन जी के बारे में बात करें तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU कहते हैं, वहां पर ये पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। और बाद में ये नई दिल्ली आते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी काम करते हैं। इसके बाद 1944 से लेकर 1953 तक ये भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने लाइब्रेरी के फील्ड में जो काम किया है उसको बताने के लिए, उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और लोगों के अंदर पढ़ने की जो हैबिट है उसको डेवलप करने के लिए, और हर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस विचारधारा के साथ में हम नेशनल लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 12 अगस्त को। क्लियर? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया है। ठीक है। अब ये बिल किसके बारे में है? तो हमारे देश का जो चुनाव आयुक्त
आयोग है, चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन कमिश्नर होते हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से संबंधित उस समिति के बारे में है जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाएगी। इसके पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 2015 में एक जनहित याचिका दायर करी जाती है और उस जनहित याचिका के ऊपर निर्णय लेने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ को दिया जाता है। तो जो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ है उसने मार्च 2023 में निर्णय दे दिया और निर्णय में ये कहा गया कि जो हमारे देश का चुनाव आयोग है उसके इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति में राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो, और साथ में ही हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि निर्वाचन आयोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। जब ये डिसीजन आया तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ऑब्जेक्शन उठाया और बोला कि इसमें एक संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद 2018 में दोबारा से 2 जजों की पीठ बैठती है और जो आर्टिकल 324 है उस पर चर्चा करने के लिए। अब देखो आर्टिकल 324 स्पेशली हमारे देश के निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड जो नियुक्ति है उससे रिलेटेड है 324, और आपको निर्वाचन आयोग के बारे में 324 से लेकर 329 तक दिख जाएगा आर्टिकल, क्लियर, हमारे संविधान में जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। देखो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो इस बात को ध्यान में रखा गया था कि कहीं सरकार या कार्यपालिका हस्तक्षेप न करे जो निर्वाचन आयोग है उसके कामकाज में, उसकी नियुक्तियों में। इसीलिए थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया था कार्यपालिका का या सरकार का चुनाव आयोग के कामकाज के लिए, जिससे कि चुनाव आयोग फ्री होकर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम कर सके और चुनाव को कंडक्ट करा सके पूरे भारत में। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है 324 से 329 तक, जैसा कि हमने बात कर लिया, तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित कुल 5 आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो मार्च 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया तो उसके पहले चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती थी वो सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती थी, है ना। लेकिन जब से सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2023 में ये डिसीजन ले लिया और जो समिति का स्ट्रक्चर बनाया है तो उसमें आपने देखा कि उसमें राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री शामिल है और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी शामिल किए गए हैं और लोकसभा के जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी शामिल किए गए हैं, क्लियर। देखो विधेयक की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसके ऊपर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं और ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो विधेयक है इसका विरोध किया जा रहा है। आप देखेंगे जो चयन समिति बनाई गई है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, उसमें जो समिति होगी उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट का एक मंत्री होगा जिसको वो नॉमिनेट करेंगे। तो 2 सदस्य तो कार्यपालिका के हो गए, सरकार के ही हो गए। इसके बाद तीसरा जो सदस्य होगा वो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा या लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा उसका कोई वरिष्ठ नेता होगा। तो आप देख सकते हैं 3 सदस्यों की समिति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई व्यक्ति नहीं है, राष्ट्रपति को बिल्कुल हटा दिया गया है और यही 2 ऐसे पॉइंट है जिस पर विवाद उत्पन्न किया गया है, ठीक है, क्लियर। देखो विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जिसमें हमने पहले चयन समिति के बारे में बात कर लिया। इसके बाद एक सर्च कमेटी भी बनाई जाएगी जिसको खोज समिति कहते हैं, वो भी बनाया जाएगा। इस कमेटी में आप देखेंगे कि भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट सचिव के साथ में 2 सदस्य और होंगे जो मिलकर काम करेंगे, यानी उन व्यक्तियों के नामों को, उन व्यक्तियों को खोजेंगे जिनको इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, क्लियर, समझ गए सारी बात। अच्छा देखो इस बिल के माध्यम से अधिनियम 1991 अपने आप समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा? क्योंकि अधिनियम 1991 में ये बात बोली गई थी कि जो चुनाव आयोग है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो वेतन होगा, भत्ता होगा, वो सारा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनके समान होगा। लेकिन इसमें ये बात बोली गई है कि इनके वेतन भत्ते और जो भी सुविधाएं हैं वो कैबिनेट सचिव के समान
होंगे। तो इससे क्या होता है, आर्टिकल जो 1991 है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। क्लियर। इसके बाद विवाद के जो बिंदु है उसके बारे में है, जैसा कि हमने चर्चा कर लिया कि जो चयन समिति बनाई गई है उसमें राष्ट्रपति का कहीं नामो निशान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसमें शामिल नहीं किया गया है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार के ही 2 सदस्य उसमें शामिल हैं। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो तो अपने आप में ही, अगर मतदान होता भी है तो वो अपने आप में भी क्या हो जाएगा, वो तो उसका मतदान का कोई मतलब ही नहीं है कि 2 सदस्य तो सरकार के ही हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे प्रावधान है जिस पर विरोध किया जा रहा है, जिस पर विवाद हो रहा है। क्लियर। देखिए, इसीलिए अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है, उसकी जो सत्यनिष्ठा है, और जिसकी वजह से इसको कार्यपालिका से अलग करके रखा गया था, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हमारे संविधान में इसकी स्थापना करी गई थी, तो वो जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसी बात की वजह से इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। हमने 3 पॉइंट के बारे में चर्चा की, जरूर याद रख लेना। चयन समिति के बारे में बात करी, खोज समिति के बारे में बात करी, और तीसरी हमने बात करी कि जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे कैबिनेट सचिव के समान दिए जाएंगे, इस विधेयक में इस बात की चर्चा करी गई है। क्लियर। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सुभाष रूनवाल के बारे में। सुभाष रूनवाल के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये रियल इस्टेट डेवलपर रूनवाल जो कंपनी है उसके अध्यक्ष हैं, और रियल इस्टेट के फील्ड में इन्होंने काफी अच्छा और बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS के द्वारा प्रदान किया गया है। अब ये RICS क्या है, तो RICS एक वर्ल्ड लेवल का एक संगठन है जो स्पेशली रियल इस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको रिप्रेजेंट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो R फॉर रॉयल, I फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर, ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वेयर को शॉर्ट फॉर्म में हम RICS कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ पर बात करें अमित शाह जी के बारे में, जिनके द्वारा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया गया, और इसके साथ साथ में दो और दो और जो विधेयक हैं वो भी लोकसभा में लेकर आया गया। तो भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 पेश किया गया है, और इसके तहत जिन कानूनों के बारे में चर्चा करी गई है, जिन अधिनियम के बारे में चर्चा करी गई है, उसके बारे में जान लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा, और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्थापित किया गया है हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा। क्लियर। देखो, ये लोगो आप देख रहे हैं जी का है, और ये लोगो है सोनी पिक्चर नेटवर्क का है। अब ये दोनों आपस में मर्ज हो गई हैं, और मर्ज होने के बाद ये 10 अरब डॉलर की एक मीडिया कंपनी बन गई है, और इन्होंने घोषणा कर दी थी मर्जर की दिसंबर 2021 में ही, और इसके बाद NCLT के द्वारा इनका जो मर्जर है उसकी मंजूरी दे दी गई, और अब ये दोनों जो एंटरटेनमेंट मीडिया हाउस के रूप में काम करेंगे एक साथ मिलकर, और 10 अरब डॉलर की कंपनी बन गई हैं। क्लियर। देखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी LCLT के बारे में बात करें तो इसका गठन किया गया था 2016 में। ठीक है, गठन इसलिए किया गया था कि अगर कंपनियों के बीच में आपस में कोई मनमुटाव होता है, किसी भी मामले को लेकर कोई परेशानी आती है, तो उससे रिलेटेड जांच की जा सके और निर्णय दिया जा सके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो अगर कंपनियां मर्ज भी होती हैं, कोई समझौता भी होता है, तो सब चीजों की मंजूरी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा ही दी जाती है, यानी स्पेशली एक तरीके से न्यायालय के रूप में ये काम करती है। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये बताया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पर कैंसर से रिलेटेड सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं, और सबसे ज्यादा मौतें भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं की हुई है। और ऐसा आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया, तो जैसा कि हमने बात कर लिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। ये बोला गया कि 2022 में 2,10,000 जो मामले हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था, और ये भी बताया गया कि जबकि 2020 में ये 2,01,000 मामले थे।
है ना। और जो मौतों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 1,16,818 लोगों की मृत्यु भी हो गई इस बीमारी की वजह से। क्लियर। मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट नंबर है कैंसर की वजह से, जहां पर लोगों की मृत्यु ज्यादा होती है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पर है, जहां पर कैंसर की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। देखिए यहाँ पर एक बुक की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है मानसून, अ पोयम ऑफ लव एंड लॉगिंग। ठीक है। इस बुक में स्पेशली मानसून जब आता है और मानसून किस तरीके से कहाँ कहाँ से होकर जाता है, ये सारी जो घटना है इसको एक पोयम के रूप में पिरोया गया है कवि राजनयिक के द्वारा। किसके द्वारा? कवि राजनयिक अभय के हैं उनके द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि स्पेशली जब मानसून आता है मेडागास्कर से निकलता है, हिमालय हिमालय केरला से होकर किस तरीके से हिमालय श्रीनगर की यात्रा करते हुए टकराकर फिर से वापस आता है, तो ये सारी कहानी इस पोयम में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई है, जिसका नाम है मानसून, अ पोयम ऑफ लव एंड लॉगिंग। क्लियर। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भारतीय कवि राजदूत हैं अभय कुमार उनके द्वारा। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो विकास सिन्हा के बारे में बात हो रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनको। विकास सिन्हा एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं। इनका 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनको 2001 में पद्मश्री और 2010 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। स्पेशली इन्होंने परमाणु भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। 12 साल तक ये इंग्लैंड में रहे। जब 1976 में ये भारत वापस आते हैं तो ये भाभा परमाणु जो सेंटर है उसको ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद 1987 में ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद 2009 तक ये साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के निदेशक के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिनका निधन हो गया है वो परमाणु भौतिक विज्ञानी थे विकास सिन्हा जी। 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। क्लियर। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, विचारों के साथ में और खबरों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए। बाकी टेलीग्राम के लिंक पर जो भी कंटेंट है वो आपके लिए उपलब्ध है। वहां पर जाकर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारी डेली करंट अफेयर की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।